नमस्कार दोस्तों, अवेयर विद सक्षम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पारुल मिश्रा। डॉक्टर पारुल मिश्रा जी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है और एकेडमिशियन है। इनको 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और करंटली आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली में मैडम इस समय पढ़ा रहे हैं। आज की चर्चा का विषय रहेगा हमारा मेंटल हेल्थ 2025। तो जिसे हम बोलते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य 2025 में हम लोग कैसे ठीक रखें अपना सेल्फ केयर एंड ऑनलाइन प्रेशर इन। मैम, स्वागत है आपका सबसे पहले इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपसे जो पहला क्वेश्चन है वो शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा मैम, कि जैसे 2025 में जो अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की या फिर मेंटल हेल्थ थेरेपी की, प्रीवियस जो हम लोगों की जनरेशन थी और जो आज की जनरेशन है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, खास तौर से मैम अगर हम बात करते हैं कि जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से उनके उभरने के बाद से मैम, आपका क्या ख्याल है मैम इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ा अंतर जो मैंने एज साइकोलॉजिस्ट महसूस किया, जैसा कि आपने बताया 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, कोविड से पहले और कोविड के बाद बहुत अंतर आया है। कोविड से पहले पढ़े लिखे वर्ग में भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या कंसल्टेशन लेना एक टैबू था, लेकिन कोविड के बाद जो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट सोशल मीडिया का देख रहे हैं वो ये है कि अब हम लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और उसके लिए किसी से सलाह लेने में कोई बुराई नहीं। तो एक पॉजिटिव चेंज आया है, पूरी तरीके से ना सही मगर काफी हद तक उन लोगों में जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा वर्ग जो है। थैंक यू मैम। अभी जैसे अगर हम बात करें कि एक ये जो चेंज है वो बहुत पॉजिटिव चेंज है, अगर हम बात करते हैं इसके मेंटल हेल्थ के हिसाब से मैम, आपके हिसाब से मैम इस समय कौन कौन सी नई थेरेपीज़ की हम बात करें या फिर कौन कौन सी हम प्रैक्टिसेस की बात करें या फिर कौन कौन से अगर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ की बात करें जो मेंटल हेल्थ में अभी जो है इस समय उभर के आ रहे हैं मैम, अगर अगर मेरे को यही चीज़ अगर एक बार उसमें लाइन में अगर समराइज़ करनी होगी मेरे क्वेश्चन को दोबारा से मैम, वर्तमान में कौन कौन सी ऐसी नई थेरेपीज़ है या फिर विधियां हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावी साबित हो रही है मैम नई जनरेशन के लिए मैम? देखिए, पुराने से समय से सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सीबीटी चलती रही है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट में थेरेपिस्ट ने इस्तेमाल करा। लेकिन अब पिछले कुछ 5-6 सालों में कई थेरेपीज हैं, जैसे आरईटी हो गई, रेशनल इमोटिव थेरेपी, इसके अलावा डायलेक्टिकल थेरेपी, और ये कुछ थेरेपी से अलग भी, जिसे हम कहते हैं कि जो थेरेपी के अलावा दैनिक जीवन से रिलेटेड हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी अब बहुत पॉपुलर हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा आजकल माइंडफुलनेस पे बात हो रही है, क्योंकि ये देखा गया है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से भी कंट्रोल हो जाती हैं। इसके अलावा थेरेपीज में जो नया ट्रेंड है वो मेडिटेशन और योगा को इंक्लूड करके भी बहुत हो रहा है। एक और थेरेपी जो बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में है वो है गैरियाट्रिक थेरेपी, जिसमें बुजुर्गों को ध्यान में रखकर हम ट्रीटमेंट देते हैं और उन्हीं के लिए खास तौर से डिज़ाइन करते हैं। वैसे अगर मैं आपसे बोलूँ तो मेडिकल साइंसेस में भी जेरियाट्रिक साइंसेस करके एक जो है पूरा का पूरा डिवीज़न है। जी। अब अगर हम बात करते हैं मैम, तो जो चेंजेस हैं ओवर द इयर्स, जो चेंजेस इवॉल्व हुए हैं, आपकी बातों से मेरे को ऐसा मतलब फील होता है कि या फिर मुझे लगता है कि जो पहले था सिचुएशन उसमें और सिनेरियो में अभी आज की डेट में चेंजेस आए हैं। तो जहाँ तक मैं अगर समझ पा रहा हूँ तो पहले लोगों को अगर कोई भी अगर सजेशन लेना है या फिर साइकोलॉजिकल अगर कोई अगर हम बात करते हैं कि बात करनी है किसी से या फिर कोई भी काउंसलिंग लेनी है तो उसमें हिचकिचाहट होती थी। तो आपको क्या लगता है कि इससे उसमें जो है अभी कुछ हिचकिचाहट में कमी आई है, लोग ओपन होना शुरू हुए हैं? तो क्या ये सोशल मीडिया का असर है या फिर ये सिर्फ पोस्ट कोविड एक इफेक्ट है? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ पोस्ट कोविड इफेक्ट है, लेकिन खास तौर से यंग जनरेशन, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं वो ज़्यादातर 18 से 30 साल की उम्र के लोग हैं, और ये इनमें से मेरे पास 80% क्लाइंट खुद आते हैं, किसी से रेफरेंस लिया, जाना पहचाना और खुद अप्रोच किया कि मुझे ये समस्या आ रही है और मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो दोनों चीज़ों को लेकर चल रही है। वो ना सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रही है, बल्कि जानकारी जो न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में
अवेलेबल है उसको भी ये मानकर चल रही है कि ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है और इसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो 18 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ओपन हैं, अप्रोच ज़्यादा कर रहे हैं। उससे छोटे उम्र के लोगों में थोड़ा झिझक है क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। जी मैम। और बुजुर्गों में अभी भी एक टैबू है, वो अभी भी अपने बच्चों को भी अगर बच्चे बताते हैं कि आज थेरेपिस्ट के साथ सेशन है या आज काउंसलर के साथ सेशन है तो ये पूछते क्या करना है तुम्हें, हम लोग हैं तो घर में हमसे बात करो। जी मैम। सो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इस चीज़ में जैसे जो ओपननेस अभी सोसाइटी के अंदर आई है तो उसके अंदर काफ़ी हद तक एजुकेशन का रोल है। और मेरे ख्याल से अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट ने भी काफ़ी बड़ा रोल अदा किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैम। सो अगर हम बात करते हैं मैम, जैसे बात अगर इंटरनेट की चली ही है तो आज की डेट में मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी अगर हम बात करते हैं तो कॉमन होता जा रहा है धीरे धीरे करके मैम। तो क्या ऐसा है कि मैम इसमें जो साइकोलॉजिकल थेरेपी है इसके अंदर हम क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ करते हैं मैम, या फिर इसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कुछ ये साइकोलॉजिकल थेरेपी का या फिर अगर हम बात करें मेंटल साइंसेस थेरेपी का तो इसमें कोई असर पड़ रहा है मैम? कि मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी तो हो सकती है, एक उसकी हेल्प तो हम ले सकते हैं, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो परीक्षण हो, चाहे वो थेरेपी हो। जी मैम। लेकिन पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एजुकेशन की फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकता है मगर टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस ह्यूमन टच की ज़रूरत होती है एक व्यक्ति को डिस्ट्रेस के टाइम पर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकता, क्योंकि सामने बैठे व्यक्ति को भी पता है कि जो ये सामने मेरे से बात कर रहा है ये प्रोग्राम्ड डिवाइस है, राइट। जो कि ह्यूमन टच कम हो जाता है। तो ये एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो हमारे प्रैक्टिस का मूल मंत्र है, वो तभी संभव है जब हम फेस टू फेस या इवन ऑनलाइन भी अगर बात करें तो वो ह्यूमन टच रहे तभी पॉसिबल है। जी मैम। तो बेसिकली मैम इसके अंदर अगर हम बात करें आर्टिफिशियल के अंदर दो तीन चीज़ें मिसिंग रहती हैं, जैसे कि एक इमोशंस की अगर हम बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तीसरा एडेप्टिवनेस अभी आने लग गई है लेकिन हाँ उतनी नहीं है जस्ट लाइक ए ह्यूमन। सो वो सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन टच उसके अंदर मिसिंग है। फिर वो उसके बाद में कुछ भी कहिए मशीन तो है ही है, तो वो सारी चीज़ें मतलब जो एस्पेक्ट्स होते हैं अगर हम इमोशनल एस्पेक्ट्स करते हैं तो वो सारे मिसिंग है। तो शायद उसका अगर हम बात करें तो उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। अगर मैम अगर हम बात करते हैं मैम, अगर हम लोगों को एज ग्रुप के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं मैम, तो अगर अलग अलग हिसाब से अगर देखा जाए तो मैम एक हम कह सकते हैं प्री टीन्स है, एक हम बोलेंगे टीन्स है, एक एडल्ट्स हैं, और एक हम बोल सकते हैं मैम मैच्योर एडल्ट्स हैं जो कि आपका 25 प्लस एजेस के हैं, और एक हम ओल्ड एज के लोग बोल सकते हैं जैसे हम 45 या अबव के अगर आसपास अगर हम बात करें मैम। तो इन डिफरेंट एज ग्रुप्स में से आपको क्या लगता है मैम कि सबसे ज़्यादा जो मेंटल अगर हम बात करते हैं हेल्थ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत आज की डेट में किसको है मैम, कौन से एज ग्रुप को है मैम? क्योंकि इसमें मैं दो चीज़ें कहूँगी, टीनेजर्स और प्री टीन्स को ज़रूरत है हमारी हेल्प की, क्योंकि उनकी हम रेजिलियंस बढ़ाना चाहते हैं। जी मैम। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बच्चों का जो किसी भी एडवर्स कंडीशन के प्रति एक स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है और बहुत जल्दी वो गिव अप करने लग रहे हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं, चाहे डिस्ट्रेस है, बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो उनको इसलिए हमारी मदद की ज़रूरत है कि हम उनकी रेजिलियंस बिल्ड करें। और जो एज ग्रुप 25 से 35 की एज ग्रुप का है जी। उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो दो नावों की सवारी कर रहे हैं, परिवार को भी देख रहे हैं और करियर में भी उन्हें ग्रोथ बहुत तेजी से चाहिए, और सोशल मीडिया के आने के बाद कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में उनका डिस्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। तो इन दो ग्रुप को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हालांकि ज़रूरत नो डाउट ओल्ड एज के लोगों को भी है, क्योंकि अकेलापन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मैम अगर जैसे मैं अगर ओल्ड एज के भी लोगों की ही बात करता हूँ मैं, तो एक तो अकेलापन तो है ही है मैम, उसके अलावा कुछ एक जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक अजीब सा जिद्दीपन होता है मैम। तो अगर बात करें मैम जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या फिर किसी और के मतलब पेरेंट्स की एज के लोग हैं, अगर उन लोगों को समझाना कुछ चीज़ें जो है उनको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस केस में मैम फिर क्या करना चाहिए मैम आपके हिसाब से?
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि उनसे ये उम्मीद करना कि इस उम्र में वो अपने वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लेंगे हमारे लिए, वो संभव नहीं। जी मैम। एक व्यक्ति ने जो अपने जीवन का मेजर हिस्सा किसी बिलीफ सिस्टम, किसी विश्वास, किसी वैल्यूज़ के साथ बिता दिया, अब उसको वो चेंज करें, वो नहीं संभव है। लेकिन हाँ, इतना करा जा सकता है कि एक स्पेशलिस्ट को ये तरीके पता होते हैं कि इनको कैसे कन्विंस किया जा सकता है। तो अगर कठिन परिस्थितियाँ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परिवार में विवाद बढ़ रहा है या तकलीफ बढ़ रही है, तो कोई हर्ज नहीं है किसी विशेषज्ञ की मदद ले लेने में, और उसमें फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बहुत मदद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। मैम अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए आज की डेट में, ऑनलाइन अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐप्स हमें दिखाई देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं साइको एनालिसिस के लिए बहुत सारे ऐप्स दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स दिखाई देते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है। जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपका पोस्ट टीन जो एज है, अपना जो अपना 19 से लेकर के 25 का जो एज ग्रुप है, स्पेशली अगर हम उस एज ग्रुप के लिए बात करें तो चाहे अगर वो रिलेशनशिप को लेकर के अपने मतलब ट्रबल्स में हो, या फिर मान लीजिए कि जॉब में जो उनको सक्सेस चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो उस चीज़ को लेकर के वो बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं कि भाई, जैसे मैं एक अगर बोलूँ तो कि चलिए ठीक है, फ्रेंडशिप ऐप्स अगर हम बात करें कि आप दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी है कभी पहले से, कभी नहीं जानते हैं, तो क्या उन सब चीज़ों की सहायता लेना ठीक है मैम आपके अनुसार? सर, मुझे लगता है ना, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और जितनी परसेंटेज में ऑथेंटिक ऐप्स और वेबसाइट अवेलेबल हैं, जी। उससे दुगनी उसमें ऐसे ऐप्स हैं जो किसी स्पेशलिस्ट ने नहीं बनाए, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है। वो बिल्कुल उन ज्योतिषों की तरह से हैं जो ज्योतिष विद्या जानते नहीं है, लेकिन क्लेम करते हैं कि आप हाथ दिखाइए और हम आपके दुख तकलीफ की ठीक कर देंगे। तो 100% मुझे का लगता जी है मैम, कि आई एग्री जब 100% तक मैम। जब तक कि कोई ऐसा ऐप या वेबसाइट ना हो जिसका कि ओरिजिन या जिसको बनाने वाला एक ट्रेन साइकोथेरेपिस्ट नहीं है, जी मैम। तब तक मुझे नहीं लगता है कि उसकी मदद लेनी चाहिए। तो मैम जैसे अगर हमें कोई भी ऐप है, हमें मालूम कैसे चलेगा कि उसको बनाया जो है, जिसने भी बनाया है, कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट है या फिर साइको एनालिस्ट है, तो हम आइडिया मतलब मालूम कैसे चलेगा कि उस ऐप को डिज़ाइन किसने किया है? अगर मान लीजिए मैं हूँ या फिर हमारा कोई बच्चा है या कोई जानने वाला है, तो उसको हम रिकमेंड किस तरह से करें, या फिर हम उसको समझाएं क्या कि उस ऐप के अंदर उसे क्या चीज़ें देखनी चाहिए, जिससे कि उसे आइडिया लगे कि हाँ वो किसी साइकोलॉजिस्ट ने बनाया है या फिर साइको एनालिस्ट उसको डील कर रहा है मैम। ये आइडिया कैसे लगेगा मैम? देखिए, वैसे तो मैं एक ओल्ड स्कूल बिलीव करने वाले लोगों में से हूँ, तो साइको एनालिसिस चीज़ मेरे हिसाब से ऐप के थ्रू नहीं हो सकती। ओके मैम। उसके लिए जब तक कि एक रैपो बिल्ड नहीं हो क्लाइंट के साथ, और वही ह्यूमन टच नहीं है जहाँ पर हम उसके साथ एम्पैथेटिक नहीं हो रहे हैं, तब तक सिर्फ एक ऐप क्या है, मशीन की लर्निंग ही है, वो मशीन की तरह से ही है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर नहीं आपके पास पॉसिबल है 1 to 1 मिलना किसी व्यक्ति के लिए, और लग रहा है कि कोई क्लिनिकल केस हो सकता है या जी दिक्कत मैम। ज़्यादा है, तो ऐसे में किसी ट्रेन थेरेपिस्ट से ज़ूम या गूगल मीट के थ्रू आप ऑनलाइन सेशन ले लीजिए, वो बेटर है। ऐप्स के डिपेंडेंस केवल तब तक ठीक है कि आप रिकवर कर चुके हैं, अब आपको अपनी मेन स्ट्रीम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कभी कभार कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो आप उनकी मदद ले लें। अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ। मैम मैं तो इसका मतलब यही बोलूँगा कि आप ऐप्स पे ध्यान ना दे करके अपने नज़दीकी किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाएँ, उनसे जी, बोलें, जी। उनसे बात करें, शायद हो सकता है आपको एक मित्र भी मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो देखिए अपना जो प्रैक्टिस चलाती हूँ वो मित्र नाम से ही चलाती जी हूँ। मैम। क्योंकि मुझे लगता है कि एक थेरेपिस्ट अगर पहले मित्र नहीं बन पाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। 22 से लेकर के और 35 के बीच का जो एज ग्रुप है, सो उस एज ग्रुप के लोगों के लिए अपना मतलब पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, दोनों तरफ से चैलेंज है ही है। उसके अलावा जैसे जैसे करके वो 35 की तरफ चलते चले जाते हैं, तो उनको हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं मैम। तो बिल्कुल। अब इस कंडीशन में मैम जो उनके ऊपर मेंटल प्रेशर रहता है वो अलग तरीके का रहता है। सो आपके हिसाब से उस प्रेशर को कैसे फील मतलब वो किया जाए मैम, झेला जाए, या फिर कैसे बियर किया जाए, या फिर कैसे उससे दूर पाया जाए मैम? देखिए,
मैं जो सजेस्ट करती हूँ, मुझे लगता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो स्ट्रेस इस हद तक बढ़ जाए कि वो हमारी सेहत पे असर डालने लगे, उससे पहले ही हमें अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन ले आने चाहिए। जी छोटी मैम। छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे वर्क लाइफ बैलेंस बनाया जा सकता है, और ये इतना मुश्किल नहीं है। मैंने देखा है लोग न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं और फिर फोल्ड करके रख देते हैं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन अगर इम्प्लीमेंट करने लगे तो ये वर्क लाइफ बैलेंस बहुत आसानी से पॉसिबल है। बस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो हम बात करते हैं, जैसे एज अ थेरेपिस्ट में बात करती हूँ, बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ना तो हम एक परफेक्ट फैमिली पर्सन हो सकते हैं, ना परफेक्ट एम्प्लॉय हो सकते हैं। राइट मैम। तो वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, और किसी भी हालत में खुद को डिग्रेड करके या खुद की सेहत, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उस पर कॉम्प्रोमाइज करके काम करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी, मैं खासतौर से यंग जनरेशन से कहती हूँ, वो ये कि सोशल मीडिया पे कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो हमेशा सच हो, ये ज़रूरी नहीं है। राइट मैम। और मैम सोशल मीडिया में आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, रियल लाइफ में फिल्टर नहीं हो सकते मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी दुख तकलीफ कोई सोशल मीडिया पे आके नहीं बताता है, जी सोशल मीडिया पे आके सिर्फ हम खुशी खुशी दिखाते हैं। मैम, एक जहाँ तक अगर हम बात कर रहे हैं इसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों के लिए, अगर एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूं, कई बार क्या होता जी है कि जैसे जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो हैं स्पेशली, तो उनके साथ में क्या है, जो कॉर्पोरेट उसमें है, या फिर कुछ प्रोफेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे सेल्स है, आपको हमेशा टारगेट का प्रेशर रहेगा। फिर आपको जो है हमेशा बिल्कुल डेडलाइंस में, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, आपको हमेशा क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने का प्रेशर रहेगा, डेडलाइंस को मीट करने का प्रेशर रहेगा। उस चीज़ में आपसे एक्सपेक्टेशन ये किया जाता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा काम करें, मल्टीपल आवर्स वर्किंग करें, फिर ओवर टाइम करें। तो कहीं न कहीं जो पर्सनल कनेक्शंस होते हैं वो दूर चलते चले जाते हैं। तो उस चीज़ में क्या होता है मैम, जैसे जो पर्सनल रिलेशनशिप्स जो है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ का कह लीजिए या फिर बहुत अच्छे फ्रेंड्स का कह लीजिए, तो उस तरह के पर्सनल रिलेशनशिप्स काफ़ी हैम्पर होते हैं मैम। तो ऐसे में वो बंदा सामने वाले को किस तरह से समझाए कि उसके ऊपर किस तरह का काम का प्रेशर है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हर समस्या का समाधान, अगर हम रिश्तों की बात करें, जी मैम। तो बातचीत है। आपस में ट्रस्ट और आपस में एक दूसरे पे भरोसा रिश्ते में है, तो चीज़ें इतनी दिक्कत नहीं देती हैं। ये भी सच है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम 100% एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर की, तो एटलीस्ट 60% करें। अगर हम टाइम नहीं पूरी तरीके से दे पा रहे हैं, तो कम जी से मैम। कम जितना दे रहे हैं उतने में उसको प्रायोरिटी देकर चले। उससे क्या होगा कि जब व्यक्ति समझदार है और हमसे बातचीत कर रहे हैं और हमने उसे थोड़ी बहुत अटेंशन दे भी रखी है, जी मैम। तो व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। तो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैम जैसे एक बात करते हैं सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स की मैम, तो अभी जैसे डिजिटल कनेक्शन है, तो हालांकि जैसे हम इस चीज़ को जानते हैं अच्छी तरह से कि सोशल मीडिया के ऊपर जो दबाव है वो अलग तरीके का रहता है। सोशल मीडिया में जो चीज़ें हैं वो हमेशा सही नहीं होती है, और उन चीज़ों को हम लोगों को लेकर के कंसिडर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो टीन एज के जो लोग हैं, स्पेशली जो एज ग्रुप है, वो सोशल मीडिया से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होकर के कोई भी डिसीजन लेने के लिए तो वो क्या कहते हैं, तैयार हो जाता है। तो आपका उनके लिए क्या संदेश रहेगा मैम? मैं उन बच्चों से, मेरे पास बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं कि मैम पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, और स्किल्स हैं तो माई ग्रेड्स डोंट डिसाइड माई फ्यूचर। बच्चों की बड़ी अच्छी ये टैगलाइन उन्हें मिल गई है, माई ग्रेड्स डोंट डिफाइन मी। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ठीक है, आप ग्रेड्स के लिए मत करिए, लेकिन अब जो क्षमता आपके अंदर है उस क्षमता को निखारने के लिए तो पढ़िए। दूसरी चीज़ मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि आप रिसर्च करो, देखो कि किसी भी यूट्यूब चैनल को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो कितनी मेहनत, कितने घंटे और कितनी मैन पावर लगती है। क्या वो आप बिना पढ़ाई के कर पाओगे? और अगर कर पाओगे तो उसे एज अ स्मॉल स्टार्टअप स्टार्ट करो, लेकिन साथ में पढ़ाई करते रहो। कल को ईश्वर ना करे अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन। क्योंकि इस एज में हम उन्हें ये समझाएं कि ये सब बेकार है, शॉर्ट टर्म है, तो वो नहीं सुनेंगे। मैम इसमें तो हम लोग जैसे चाहे तो कुछ एक एग्जांपल रेलिवेंट भी दे सकते हैं, अगर हम बोलें तो उनको बिल्कुल रियल टाइम बिल्कुल कंपैरिजंस भी दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 1.5 लाख अगर आज की डेट में यूट्यूब चैनल्स अगर
हैं, तो उनमें से मुश्किल से 8 या 10 यूट्यूब चैनल्स जो है वो मोनेटाइज़ हो बिल्कुल, पाते मैं हैं। बच्चों की यही गिनती और हुँ, उन 8 या 10 में से भी अगर हम बात करते हैं तो एक जा कर के ऐसा होता है जो रेगुलरली मोनेटाइज़ होता है, और उन बिल्कुल, जो एक मतलब अगर हम 100 मोनेटाइज़ चैनल्स की बात करते हैं तो उन 100 में से भी 10 ऐसे हैं जो लगातार 5 साल या 10 साल से ज़्यादा तक मोनेटाइज़ हो सकते हैं। सो अगर हम बात करें जी। तो इट इज़ जस्ट लाइक एक जुआ है, जो अगर फिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं। सो इस चीज़ का बिल्कुल, मेरे हिसाब और से जो बहुत है। मेहनत चाहिए। जी मैम, और इसके अलावा प्रॉपर डेडिकेशन भी चाहिए मैम, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बिना कुछ भी नहीं रहेगा मैम। तो आपको क्या लगता है मैम, जैसे फ्यूचर में अगर हम 2030 की बात करें मैम, अगर आने वाले टाइम में, तो 2030 तक जैसे जो भी अपन ग्लोबल मेंटल हेल्थ केयर के एनवायरनमेंट की बात करें मैम, तो क्या क्या बदलाव रहे, मतलब वो आने की संभावना है, और तब तक हम लोगों को अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि 2030 तक आते आते जो भी मेंटल चैलेंजेस रहेंगे उनको हम लोग इजीली जो है बियर कर सकें मैम। देखिए, मैं बहुत होपफुल हूँ क्योंकि मैं एजुकेशनल बोर्ड्स के भी कॉन्टैक्ट में हूँ और मैं देख रही हूँ कि चाहे सीबीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड्स हों, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज़ हैं, आपका भी एक एनजीओ है जो जी बहुत मैम। डेडिकेशन के साथ इस फील्ड में काम कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे संस्था हैं जो लोगों में जागरूकता पैदा कर रही हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को भी अटेंशन की ज़रूरत है और किस तरह से हम इसे संभाल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो पॉजिटिव मुझे दिख रही है वो ये कि आगे आने वाले 4 से 5 साल में ज़्यादा बच्चे साइकोलॉजी पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। और जिसने खुद साइकोलॉजी पढ़ी है, आप सीबीएसई के टॉपर्स की लिस्ट देखिए पिछले 5-6 साल में, उसके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी होता है। जी मैम। तो जितना ज़्यादा बच्चे इस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, उतना ही उनके अंदर ये सेंसिटिविटी आ रही है कि ये ज़रूरी है और वो एक से दूसरे को भी समझा रहे हैं। तो मुझे लगता है भविष्य बहुत अच्छा है। हम लोग शायद अच्छा प्रयास कर पाएँगे लोगों में जागरूकता लाने का। वैसे मैम साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट उसका मैं भी एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे सामने खुद बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है, मतलब स्कूल लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पे, वो लोग आज की डेट में काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि उन लोगों जी, को मतलब जैसे मैं नॉन साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ मैम, तो मुझे जो है लोगों के मतलब अगर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, 4 लोगों के बीच में जो है बहुत सोच करके बात करनी पड़ती है और बहुत समझ कर बात करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, क्या निकल जाए वो हो सकता है उल्टा पड़ जाता है मैम। लेकिन ये प्रॉब्लम साइकोलॉजी वाले बंदे के साथ में नहीं आती, ये मैंने नोटिस किया है मैम पर्सनली। ये मैं अपना पर्सनल ऑफिस का एक्सपीरियंस की बात करूँ या फिर पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो दोनों जगह पे मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दे आर मोर सक्सेसफुल। जी, सो मैं तो यस, अगर बात बोले तो इस मतलब टॉक के थ्रू मैं ये भी बोलना चाहूँगा, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। आगे जो है सभी लोगों को जो है परस्यू करना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स तो मालूम होने चाहिए मैम। सो बिल्कुल। मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, जैसे वर्क प्लेस की अगर हम बात करते हैं, वर्क प्लेस में ही बहुत सारे जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर्स की हम लोगों ने बात कर ही ली है मैम, क्योंकि डेडलाइंस हैं, फिर उसके बाद में टारगेट्स हैं, फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें मैम, ये मेल के लिए अलग तरह के होते हैं, फीमेल्स के लिए अलग तरह के होते हैं मैम। फीमेल्स के साथ में स्पेशली जो क्या कहते हैं, फीमेल्स ऐसी हैं जो लोग मैरिड हैं, उन लोगों के साथ में मैम फैमिली का प्रेशर भी जुड़ जाता है, और मैरिड होने के साथ साथ जिनके पास में बच्चे भी हैं तो उनके पास में मैम वाइफ, फिर उसके बाद में इन लॉज, फिर बच्चे, फिर उसके बाद ऑफिस, इन सारी चीज़ों का प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब वो अगर हम बात करें मल्टी फेसेटेड प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो उन लोगों जी, को किस तरह से अपने मतलब साइकोलॉजी के थ्रू या फिर साइकोलॉजिकल मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए उनको, जिससे कि वो इन सब चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि एक तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब वो खुद स्वस्थ होंगे, जी मैम। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, तब वो अपने परिवार की देखभाल भी कर पाएँगे और वर्क प्लेस पे भी मैक्सिमम दे पाएँगे। तो ऐसे प्रैक्टिसेज़ को अडॉप्ट करना जिसमें उनका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे बहुत ज़रूरी है। अच्छे रिश्ते बना के चलें, कॉम्पिटिशन ना करें, कोऑपरेट करें। क्योंकि जी मैम। अगर वो कोऑपरेट करेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली एक सोशल सपोर्ट सिस्टम वर्क प्लेस पे भी और घर पे भी बन जाएगा। दूसरे लोगों को भी उतना ही इज्जत दें जितना खुद के लिए चाह रहे हैं और अपनी प्रायोरिटीज को कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो प्रोफेशनल्स को बहुत हेल्प करेंगी अगर वो इसे करते हैं। बाकी योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं।
अगर लग रहा है कि आज बहुत स्ट्रेसफुल डे रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, उसकी जी मदद मैम। मिलेगी। सो मैम आपके इनसाइट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। और